जय हिंद दोस्तों। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके आया हूँ, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत चैप्टर यानी क्लास 10th और 12th वाले ध्यान से देखिएगा कि इस जो चैप्टर से है, इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के से इससे मतलब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए आज हम उसी चीज को कवर करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में और बिल्कुल ही हार्ड टॉपिक को इजी से इजी समझाऊंगा और मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर समझिएगा। इसीलिए चलिए आप देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा आ गया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक कोई फील्ड है, चलिए भाई हम कोई फील्ड में खेलने के लिए जाते हैं तो वो हमारा फील्ड यानी मैदान में कोई फील्ड हुआ, वो तो मेरा खेल का मैदान हो गया, वो हमारा खेल का फील्ड हो गया। तो उसी तरह का यहाँ भी एक टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में एक भी होता है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यानी एक आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आकर्षण मतलब क्या होता है कि आकर्षण मतलब जो कि मतलब कि किसी को आकर्षित करता हो, और प्रतिकर्षण क्या करता है जो कि मतलब किसी को ठेल देता है, बोलता है कि नहीं आप जो है आप यहाँ से जाइए, मतलब पूरा ठेल देता है, बोलता है कि आप यहाँ से जाइए। जो प्रतिकर्षण अपने से दूर हटाना को प्रतिकर्षण, और जो अपने पास जो लाता है उसे आकर्षण। बिल्कुल आकर्षण और प्रतिकर्षण के तो हम समझ लिए। और एक चलिए आप समझते हैं कि आवेश आखिर क्या होता है। आवेश दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है हमारा धन आवेश और एक होता है हमारा ऋण आवेश। धन आवेश एक होता है धन आवेश और एक हमारा ऋण आवेश होता है। धन आवेश मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इसको ऋण आवेश को इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। आखिर धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, चलिए आप उसी चीज को देखते हैं। चलिए आप लोगों ने एक चीज अनुभव किया होगा, जैसे कि हम कांच के छड़ लेते हैं, कांच के हम छड़ लेंगे और एक रेशम का कपड़ा लेंगे अगर कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो कांच के छड़ से निकल कर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। तो यानी कांच के छड़ हो गया मेरा ये धनावेश हो गया और रेशम का कपड़ा हो गया ये हमारा ऋणावेश हो गया। यानी आप लोग ने ये चीज तो पढ़ा ही होगा, धातु अधातु यानी जो इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो ऋणावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी जो दान करता है वो धनावेश होता है। उसी चीज को हम अप्लाई किए कि मतलब जो कांच के छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ में हमारा धनावेश हो जाएगा और रेशम के कपड़े में ऋणावेश हो गया। चलिए आई होप कि हम आशा करते हैं कि इस चीज को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि आवेश की खोज किसने की था। आवेश की खोज जो किया था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक वैज्ञानिक है। बेंजामिन एक फ्रैंकलिन के अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने ही आवेश की सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आवेश की जो खोज की थी ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक था। इन्होंने ही एक खोज किया था, ये अमेरिकी वैज्ञानिक था। चलिए ये तो हम आवेश के बारे में हम समझ लिया। आवेश का एक एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश के एसआई जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। आवेश के एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को हम सी से डिनोटेट करते हैं। कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं? हम सी से हम डिनोटेट करते हैं। चलिए यहां तक तो आप समझ गए हैं। अब चलिए यहां तक तो समझ गए। अब चलिए देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। चलिए देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? इसको हम आई से डिनोटेट करते हैं। और विद्युत धारा उसे जैसे कि विद्युत धारा आप चलिए देखते हैं आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ टी है यानी समय है, यानी ये क्यू मतलब आवेश है कि आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है। वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एग्जाम में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा वो होता है जो कि मतलब कि आवेशों के प्रवाह की दर यानी जो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ता है यानी जो गति करता है,
आवेश जो मतलब इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको विद्युत धारा कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रुका रहता है उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। यानी स्थिर विद्युत मतलब विद्युत उस प्रकार हम जान सकते हैं, विद्युत दो प्रकार के होता है, एक स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत को ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत जो जिसमें दौड़ता है करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब समझ गए, एम्पियर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q/T, यानी आवेशों मतलब आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और विद्युत धारा जो होता है वो हमारा सदिश राशि होता है। याद रखिएगा एक बात नोट करके, विद्युत धारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है वो हमारा सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है विद्युत धारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध। यानी रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है प्रतिरोध, चलिए देखते हैं। प्रतिरोध, इतना तो सभी को पता होगा कि आवेश के जो विरोध करता हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये बात तो सबको ही जनरली पता रहता है, इतना गारंटी के साथ बोलता है, ये बात सबको पता है। जो आवेश जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो यानी करंट का जो विरोध करता है, यानी जो करंट को मतलब करंट में जो बाधा होता है, जो रुकावट होता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन एक्चुअली जो इससे जब क्वेश्चन जब पूछता है ना, वही सबसे थोड़ा कठिन हो जाता है। आखिर ये से क्वेश्चन कैसे हमारा एग्जाम में पूछता है और उस तरह से हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उस चीज को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, और कि बिल्कुल, और इससे किसी भी प्रकार का इससे प्रतिरोध से रेजिस्टेंस से इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग नहीं फंसेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए देखिएगा, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R/L/A, मतलब यही इसका फॉर्मूला होता है। यानी R रो यानी प्रतिरोधकता होता है, और L यानी लंबाई, और A यानी क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे भी आप लोग मतलब बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो पूछ देता है ना प्रतिरोध को पूछ देता है, जैसे आप लोग बताते हैं, ये प्रतिरोध है। इसमें क्वेश्चन जो रहता है कि पहला क्वेश्चन पूछ देता है लंबाई, दूसरा पूछ देता है कि ताप, और तीसरा पूछ देता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल। यही तीन चीज से इसका प्रश्न पूछता है एग्जाम में हमारा, और जो कि हम समझ नहीं पाते। पहला देखिए होता है क्या कि अगर हम तार की लंबाई को जितना हम बढ़ा देंगे, अगर तार है जैसे कि 10 मीटर है, 10 मीटर से हम 20 मीटर कर दिए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी उतना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी लंबाई हमारा बढ़ेगा। यानी देखिए ये मतलब सीधा सीधी ये है, मतलब कि अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर हम क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा घटेगा। यानी जितना मोटा तार ले लेंगे उसमें प्रतिरोध उतना कम है, तार में प्रतिरोध उसमें ज्यादा आता है, लेकिन मोटा तार में प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे और तार को अगर पूरा मोटा कर दिए, अगर जैसे इस तरह का अगर इतना मोटा तार है, चलिए इतना ही तार, अगर इसको और मोटा कर देंगे, अगर इसको हम इतना मोटा कर देंगे तार को, इसको इतना मोटा कर देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा इसका प्रतिरोध, यानी इसमें करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा, करंट यानी दौड़ने लगेगा ज्यादा स्पीड से। तो मतलब यही इसका रिलेशन है। यानी मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब अगर मतलब बढ़ाएंगे तो मतलब प्रतिरोध क्या होगा, हमारा प्रतिरोध हमारा घटेगा। क्षेत्रफल को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, घटेगा। अब देखते हैं ताप यानी टेम्परेचर, अगर तापमान को बढ़ा देंगे क्या होता है, अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि देखिए एक्चुअली होता है कि अगर तार को जितना गर्म कर दीजिएगा, जितना तार को गर्म कीजिएगा उतना जो है प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। क्योंकि जितना तार को गर्म कर दीजिएगा प्रतिरोध इसलिए अधिक होगा क्योंकि उसमें जब करंट फ्लो जो उसमें मतलब कि करंट फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा, यानी करंट उसमें मतलब जा ही नहीं पाएगा। अगर आमतौर में आप लोग मतलब प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, तार को एकदम पूरा मतलब हीट कर दीजिएगा, देखेगा उसमें करंट मतलब नहीं जाएगा। तो यही इसमें लॉजिक है। यानी प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा, अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, हमारा प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा। यानी जितना अधिक लंबाई होगा उसका प्रतिरोध उतना होगा। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब इससे न्यूमेरिकल जो पूछता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसी चीज को ध्यान में रखिएगा ताकि मतलब एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए चलिए देखिएगा।
पड़ेगा। यानी तार की लंबाई को अगर 10 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी लंबाई को अगर 10 गुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा। अभी आप लोग को समझाया था कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं। लंबाई जो होता है, लंबाई अगर n गुना है, कितना, लंबाई अगर n गुना है तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा, यानी r, प्रतिरोध का मान से सूचित करते हैं, प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा, प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा n गुना हो जाएगा। यानी लंबाई को अगर n गुना है तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा n गुना हो जाएगा। जस्ट अभी समझाया था, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी लंबाई कितना है हमारा, 10 गुना है, लंबाई है हमारा 10 गुना है, लंबाई हमारा है 10 गुना, तो हमारा प्रतिरोध भी कितना होगा, 10 गुना होगा। प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा 10 गुना, इसलिए आप लोग समझिएगा प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा 10 गुना है। बस यही इसमें लॉजिक है। चलिए एक दो का सवाल करते हैं और अच्छे लेवल का सवाल है, चलिए ध्यान में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किसी तार की लंबाई को खींचकर 8 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। चलिए आप लोग इसका कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। हम ऑप्शन लिख देते हैं और कमेंट। चलिए फ्रेंड्स आप लोग को हम ऑप्शन दे दिए और आप लोग आप लोग को 5 सेकंड का समय मिलता है और आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। चलिए आप लोग का समय सीमा खत्म होता है। इसका ऑप्शन आप लोग ने तो 100% टिक लगाया होगा कि ऑप्शन ए का, कि अरे भाई अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो मेरा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई अभी आपने बताया कि अगर लंबाई n गुना है तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, n गुना होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 90% हमको विश्वास है कि ऑप्शन ए ही, मतलब ऑप्शन ए पर ही आप लोगों ने मतलब बताया होगा कि नहीं इसका ऑप्शन ए होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब तो कंफ्यूज आखिर क्या होगा, आखिर ऑप्शन नंबर डी कैसे हो गया। चलिए अब उसी चीज को हम देखते हैं। अगर लंबाई को ध्यान से देखिएगा, अगर लंबाई तार की यानी लंबाई को किस तरह खींचकर लंबाई को अगर खींचकर हम n गुना करेंगे, खींचकर कितना करेंगे, अगर लंबाई को हम खींचकर n गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी किसी लंबाई को हम खींच कर करते हैं, यानी किसी को मतलब तार की लंबाई को खींच कर हम n गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n पर पावर स्क्वायर गुना हो जाएगा। अर्थात इसका जो खींच कर 8 गुना किए तो प्रतिरोध क्या होगा, 8 गुना हम खींच के तार की लंबाई की खींचकर 8 गुना किए, यानी 8 गुना किया, यानी 8 गुना जो हम बताए n गुना है तो इसका क्या होगा, n पर पावर स्क्वायर, यानी 8 पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। यानी 8 पर पावर स्क्वायर तो ये तो सबको ही पता है, मैथ तो इतना सबको ही आता होगा। 8 पर पावर स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। यानी इसका कितना गुना हो गया हमारा, 64 गुना हो गया। यही था इसका आंसर। इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं अगर तार को खींच कर किया गया है n गुना, तार की लंबाई को खींच कर n गुना किया गया है तो उसका प्रतिरोध n पर पावर स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसी बात को आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, विभव विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के